बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीडीएम का इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका है, लेकिन ये मंजर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार देखा गया कि एक दूसरे के खिलाफ तहरीकें चलाने वाली जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने निकली थी। उस वक्त नजर आ रहा था कि ये आग और पानी का मिलाप बिल्कुल नामुमकिन है। दोनों जमातों ने पीडीएम के जलसों में शाना बशाना खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त इल्जामात लगाए, इकट्ठे मौक़िफ़ लिया और उसके बाद सेनेट इलेक्शन आ गया। जिस वक्त पीक पे जा रहा था तमाम मामला, एकदम से सेनेट इलेक्शन आ गया और अपोजिशन लीडर्स के ओहदे के लिए दोनों जमातों में आपस में खींचातानी शुरू हुई। अपोजिशन लीडर के बाद जो मामला हुए वो आपके सामने हैं। आज सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग पर और नून लीग पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट से डील करने के इल्जामात लगा रही है। बहुत जल्दी हो गया तमाम का तमाम अफसाना ख़त्म, लेकिन क्या बात यहीं पर ख़त्म हो चुकी है? क्या आगे आने वाले दिनों में हम पीडीएम का रिवाइवल देखेंगे या पीडीएम अब पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर ही है? इस हवाले से मरीम नवाज ने क्या कहा, लेट्स वॉच है। नवाज की स्टेटमेंट पर पीपल्स पार्टी में राइटली एक अनकंफर्ट महसूस किया गया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि वो लोग हुकूमत गिराने के लिए निकले हैं, मगर मरीम नवाज ने इंटरव्यू में कह दिया कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें। चंद माह कबल तक जो लॉन्ग मार्च करने और हुकूमत हटाने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो हुकूमत के बजाय एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं। रही सही कसर कराची ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी ने पूरी कर दी। मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी पर धांधली के संगीन इल्जामात लगाए। उसे कुछ अर्सा पहले ही वो सिलेक्टेड का इल्जाम भी लगा चुकी थी। जवाब में बिलावल भुट्टो ने भी तल्ख लहजे में नून लीग को तारीख याद करवाई। लेट्स वॉच हिम। ये इल्जाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब वो आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? इस तमाम मामले के ऑर्केस्ट्रेटर मौलाना फजल रहमान अभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं और वो हर कीमत पर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी की अलहदगी के बावजूद वो दावे करे हैं कि ईद के बाद पूरे अज़म से हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी और एएनपी से अपने फैसले पर नजरसानी की अपील भी की है। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान। जहाँ तक पीडीएम है, पीडीएम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ पीडीएम को छोड़ने की बात की है, लेकिन उनको जो हमने नज़रसानी की अपील की है, उस अपील पर हम अब भी कायम हैं। हम चाहते हैं कि वो नज़रसानी करें इस सूरत हाल पर। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का इत्मीनान तोड़ा था। अगर इत्मीनान बहाल करना है तो मामला आगे चल सकता है, मगर उसका तरीका क्या है? लेट्स वॉच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हियर। जी बिल्कुल, उन्होंने खुद छोड़ा है। बट आर यू आस्किंग देम कि आए वापस? मौलाना साहब ने कहा कि नजरसानी कर लें अपने फैसले पर, पीडीएम का एतमाद बहाल कर दें, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सफर में शरीक हों। और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? एतमाद बहाल करें। किस तरीके से, क्या करें? जो एतमाद तोड़ता है वो जानता है। I'll start with you, Ali Musa Gilani. Thank you so much for being on the program. बॉल अब पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। अगर आगे चलना है तो फिर माफ़ी मांग लें या रेक्टिफाई कर दें, क्या ऐसा हो सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अल्फाज है ना, ये अल्फाज जो है ये बहुत मैटर करते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं। माफ़ी मांग लें तो हम ईगोज़ हैं, दोनों तीनों हर पार्टी के अंदर अपनी ईगोज़ होती हैं, इंसानों की अपनी ईगोज़ हैं, जिनकी वजह से हम तलख बातें करके उनको हर्ट कर देते हैं और फिर दूरियां बढ़ती जाती हैं। और मैं इस बात को ऑन एयर एग्री करता हूं कि डिवाइडेड अपोजिशन का बिल्कुल फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा और इसको रियलाइज़ करना चाहिए था उन लोगों, उन पार्टीज़ को जो कि एग्रेसिवली एक्शन ले रही हैं। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी, हम लोग एक पीपल्स पार्टी ने हमेशा कॉज के लिए तहरीक चलाई है, कॉज के लिए काम किया है और हम पार्टी कॉज के लिए हम चलते हैं। हम ना कभी ज़ाती एजेंडा है किसी शख्स का कि जी हमारे पर ये हो रहा है तो हमने ये काम करना है, नहीं। कभी पीपल्स पार्टी की आप तारीख उठा के देख लें, कहीं ना कहीं ज़रूर लगता होगा कि ये होगा, लेकिन मोस्टली और
मोस्टली मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कॉज के लिए एक चीज़ की है। हमें पीपल्स पार्टी जो पीडीएम पर इल्ज़ाम लगाती है, या पीडीएम से इल्ज़ाम नहीं, मैं ये कहूँगा कि पीडीएम से जो हमारी शिकायतें थी वो ये शिकायतें थी कि पीडीएम जो है वो एक पार्टी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके लिए वो उस तरह नहीं है, उनकी बात नहीं मानती। गो के पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के अंदर जो जो बातें कहीं वो सही साबित हुई। पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि हमें जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए, जॉइंट अपोजिशन बनाई गई। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें इंतखाबात लड़ने चाहिए, जो कि इंतखाबात जीत का जो नशा है वो इतना ज़्यादा है कि आप देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन रिजल्ट से 3, 4, 5 घंटे पहले ही अनाउंस कर देती है कि हम जीत गए और जश्न मनाने लग जाती है। तो इट्स द एक्साइटमेंट ना, मरियम नवाज साहिबा के अंदर ये एक्साइटमेंट है। वो जब उनको एक बड़ा मज़ा आता है जब वो कैंपेन करती हैं, जब वो डस्का के इलेक्शन जीतती हैं, जब वो उस पर धांधली होती है तो वो लड़ने के लिए दौड़ती हैं, तो ये भी इट्स एन एक्साइटमेंट। तो ये किसने उनको कहा? पीपल्स पार्टी ने बताया। और जब वो जीतते हैं, जब ऑपोजिशन जीतती है तो हुकूमत की सुबकी होती है। तो ये किसकी स्ट्रेटजी थी? ये तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी थी। पीपल्स पार्टी ने कहा इस्तीफे नहीं देने, पीपल्स पार्टी ने कहा ज़िमनी इंतखाबात लड़ने हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। और सेनेट का इलेक्शन जो था, पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज अब बड़ी टेक्निकल बात यहाँ पर है फरिया। मैं आपको एक बात बता दूं, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में हमने जॉइंटली यूसुफ रजा गिलानी साहब को कैंडिडेट खड़ा किया और आपने देखा कि वो एक, हम ये कहते थे कि वो अदम एतमाद हो चुका है हुकूमत के ऊपर। अगर पीडीएम कुछ भी ना करती, मैं कहता हूँ लॉन्ग मार्च भी ना करती, हम तो कराची से तैयार थे लॉन्ग मार्च के लिए, हम लॉन्ग मार्च भी ना करते, सिर्फ हम 10 से 15, 20 दिन सब्र कर जाते, चुप कर जाते, ये हुकूमत खुद ही गिर जाती। ये इतनी नर्वस हो चुके थे ये लोग। इमरान खान साहब की स्पीच जो थी वो मतलब कि वो इस तरह थी कि he was so frustrated, he was so desperate, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। इस बात को हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपने बात की है कि अगर पेशेंस दिखाया जाता तो हुकूमत खुद ही गिर जाती है। कुछ भी ना करते ना, हम कुछ भी ना करते, ये अपने आप को खुद खा जाते। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी जब अपनी सीट जीते हैं, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं, अली मूसा गिलानी। सो आई कम टू यू चौधरी साहब, और आपको बड़ी अच्छे तरीके से तजुर्बा है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की आपस में क्या क्या मामला है, लेकिन आखिरकार इकट्ठे हुए थे। तो क्या वजह थी कि चल ही नहीं सके? शुरू से गलत इत्तेहाद था या मुशर्रफ के खिलाफ ये इकट्ठे हुए थे? इतने आगे तक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने सादा खैर आप भी नहीं है, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं शायद वो कह नहीं पा रहे, या शायद वो कहना चाह ही नहीं रहे। आप कह दें वो पीडीएम का इत्तेहाद किस मकसद के लिए बना आपने कहा, फिर हुकूमत को हटाने चले थे, फिर तहरीक कामयाब भी नहीं हुई, और फिर ये सब कुछ आज जो हांडी बीच चौराहे फूट की आपका ये तज्जिया है। लेकिन पीडीएम बनी, पीडीएम अपने मंशूर के मुताबिक चलती रही और सारे टारगेट्स अचीव किए। उनमें से सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि आपने गली गली जो अपोजिशन का नारा था कि ये हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वाले नाकाम हो गए, वो क्या कराची से लेके खैबर तक हर फर्द की ज़ुबान पे नहीं पहुंचा? वो बातें जो लोग छुप के कहते थे, दबे लफ्ज़ों में कहते थे, वो अपोजिशन पार्टीज़ ने एक प्लेटफॉर्म पे बातें कहीं, और आज हर शख्स पाकिस्तान का, हर वोटर और हर सियासी कारकुन उन बातों को कहना, दोहराना फ़ख्र समझता है, और उसने अपना वो बयानिया बना लिया है। वो बयानिया क्या है? आप ही कह रहे हैं कि कभी भी हुकूमत को गिराना मकसद था ही नहीं। देखें, हुकूमत गिराना मकसद है, हुकूमत हटाना मकसद है। देखें, आप सारी बातों को एक जगह क्लब ना कर लें। मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि, और इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी। बोझ से कब गिरेगी? जब काम करने के लिए कहा जाएगा, चलेंगे। जब 4 वजीर खजाना बदल चुके, जब 6 जो है वजीर बिजली के बदल चुके, जब जो है वो कोई एक चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं, तो ये कैसे मौका मिला? काम करने से मिला ना। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बताना था और ये करना था, और वो नुक्ता सबके सामने है कि सारे आइन के अंदर रहकर अपना काम करें, मैंडेट चोरी ना करें। जब मोहतरमा और मियां नवाज शरीफ साहब इकट्ठे हुए थे, बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ, वो किस बात पे कि एक दूसरे के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट का अलाकार नहीं बनना। ठीक है, हमने मैंडेट का एहतराम करना है।
अब भी वही पैगाम लेके निकले और वो पैगाम इतना वोट को इज्जत दो का गली गली कूचे कूचे पहुंचा कि हुकूमत उसका जवाब देने के लिए कोई कहीं उनके पास गुंजाइश नहीं। प्लस वो जो हुकूमत को लेके आए थे वो 7-7 घंटे बैठ के वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं जी हम तो नहीं, फलां अपने बोझ से गिरा, उसका कद बड़ा हो गया था, उसका बोझ ज़्यादा हो गया था, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? इससे पहले क्या था कि जब हम निकले तो शाहदरा में एक पर्चा हुआ गद्दारी का, किस किस के खिलाफ हुआ था और गद्दारी के पर्चे का मुद्दई बनने वाला कौन था। मैंने तब भी कहा था कि अगर उसके टेलीफोन का रिकॉर्ड निकालें तो पता चल जाएगा कि कहां से कौन उसे कह रहा है। So, आप ये कह रहे हैं कि आपकी तहरीक कामयाब थी? नहीं, क्या आप नहीं समझते कि वो बात उसे तो लग रहा है कि प्रेशर डाल के कुछ और लेना था। हमारा ये मौकफ था इस्तीफे दें, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं देने चाहिए, वो बात फैसला हुआ, नहीं इस्तीफे दिए गए, पीपल्स पार्टी की राय आई, लेकिन सबका मुश्तरका फैसला फिर यही हुआ कि नहीं इस्तीफे देते। सबका मुश्तरका फैसला हुआ ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे और ज़िमनी इलेक्शन में फिर मुदाखलत करने वालों को रोका। वो जब धुंध पड़ी तो उस धुंध का मुकाबला किया। ठीक, अब उस इलेक्शन so it's an interesting look जो आप दे रहे हैं उसको, आपका ओपिनियन है, बट यू आर सेइंग कि हमने काफी कुछ अचीव कर लिया, एक डिस्पर्स ऑपोजिशन को इकट्ठे कर लिया, वर्कर को आपने एक्टिवेट कर लिया। अभी यही बात मीसा गिलानी भी कह रहे हैं कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं आपका वर्कर चार्ज है, आपको मजा आता है। आप मुल्तान की बात करें, वहां पे अली मूसा गिलानी साहब इन लोगों ने वो जलसा होस्ट किया। आप कराची की बात करें, पेशावर की बात करें, जीबी की बात करें, गुजरांवाला की बात करें, पाकिस्तान के अवाम आए ना और अवाम को बताया कि हम ये पार्टियां क्या चाहती हैं कि असूल और कानून की हुक्मरानी हो और ये बेजा मुदाखलत खत्म हो, और हम उसमें कामयाब हैं, कहीं भी नाकाम नहीं हो। अहमद जवाद साहब भी बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस, उन्होंने कहा कि अगर आप उधर चले जाएं कुछ महीना पहले, उस वक्त कहाँ पे थी अपोजिशन और आज देखें तो ज्यादा पावरफुल पोजीशन में नजर आती है अपोजिशन और हुकूमत बैकफुट पे नजर आती है, तो फिर कामयाब हो गई पीटीएम। देखिए फरीहा, एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव, पीडीएम का ऑब्जेक्टिव हुकूमत को गिराना था और हुकूमत गिराने के लिए उन्होंने 3-4 स्ट्रेटजीज़ रखी थी, जिसमें एक इस्तीफ़े भी थे, जिसमें एक लॉन्ग मार्च भी था, जिसमें एक धरना भी था। और इवन वो धरना इन्होंने कभी पिंडी में भी इन्होंने अनाउंस किया कि जीएचक्यू के सामने देना है और कभी इस्लामाबाद का भी था। ये उसके आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजीज़ थी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट तो ये है कि इस वक्त हुकूमत एक बिल्कुल स्टेबल इस वक्त खड़ी है। अपोजिशन के अंदर डीप डिवाइड्स हैं। अब इनके दरमियान आप सिर्फ NA 249 को अगर आप ले लें तो आप देखें वहाँ पे जो सूरत हाल है वो, और उससे पहले भी आपके ही प्रोग्राम में एक दफ़ा मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि शायद अब आपको पीटीआई के नुमाइंदे की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं उनके दरमियान जो बहस छिड़ती है वो ख़त्म ही नहीं होती। तो ये देखें, ये अब एक डीप डिवाइड है। और ये जो आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि ये आग और पानी का कॉम्बिनेशन था, ये आपकी असेसमेंट थी, और अब हमने ये देखना है कि इसमें से आग कौन था और पानी कौन था, तो ये एक अलग चीज़ है। आपकी क्या असेसमेंट है, कौन आग लग रहा है आपको? आई थिंक ये तो बड़ी सीधी सी इसका जवाब है। देखें, पानी तो कोई भी नहीं इसमें, सिर्फ ये कह सकते हैं कि हर एक अपना अपना एक तरीक़ाकार है। मैं तो ये कहूँगा कि पीडीएम का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं कर सकी और एंड रिजल्ट आज आपके सामने। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। जवाब साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप इस पे खुश हैं कि हुकूमत नहीं गिरी? अगर हर तहरीक के सिर्फ खुले ऑब्जेक्टिव नहीं होते, कुछ अंडर हैंड बातें भी होती हैं। आपके पास क्या गारंटी है कि अंडर हैंड बातों में वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाए? देखिए, स्पेकुलेशन पे तो देयर इज नो लिमिट, इमेजिनेशन पे भी कोई लिमिट नहीं है। हम उसको कुछ भी उसके बारे में कह सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे ना। ग्राउंड पे रियलिटीज़ तो इस वक्त ये हैं कि हुकूमत स्टेबल है, और ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि अपने जो भी इक़दामात हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की हर दूसरे तीसरे दिन अगर उनकी इनागुरेशंस को आप गिनना शुरू कर दें, तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं पाकिस्तान में। कोरोना के हवाले से इसके बावजूद कि आपका हमसाया मुल्क देखें वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वो वेरिएंट यहाँ पे भी पहुँचा है लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल कंट्रोल में है। तो ये सारे फैक्टर्स और इंडिकेटर्स जो हैं वो हुकूमत के बारे में पॉजिटिव ही हैं, और इससे ऐसा महसूस होता है
कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, और गालबन उसका इजहार मरीम नवाज ने कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि अब ये हुकूमत पूरी कर। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी राइटिंग ऑन द वॉल देख ली कि ये हुकूमत जाने वाली नहीं है। ठीक है, उसका मतलब ये भी था कि शी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि आप लोग खुद ही गिरा लेंगे अपने आप को। लेकिन देखिए ये उम्मीद तो देखें ना, अब ये इसको तो अब 3 साल पूरे हो जाएंगे अगस्त में, तो ये उम्मीद बेशक ये करें, ये इनका हक है। वैसे ही 5 साल पूरे हो जाने। मूसा गिलानी साहब ये बात ठीक है, एक थोड़ा सा कुछ महीने और गुजरेंगे तो वी विल ऑलमोस्ट बी इन इलेक्शन ईयर, और फिर तमाम फोकस वहां हो जाता है। पीपल्स पार्टी का अब लाहे अमल क्या है आइंदा आने वाले दिनों में, कि आप लोग नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, या आपको अभी भी लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन पे जा सकते हैं? क्योंकि खबरें कुछ गवर्नमेंट के कैंप से भी आई मिड टर्म इलेक्शन की। देखिए बात ये थी कि हमने पीपल्स पार्टी में समझता हूँ कि क्योंकि आप एक फरिया जो जब झूठ बहुत बोला जाए ना तो कहीं ना कहीं वो ये लगने लग जाता है कि शायद ये कहीं सच्ची ना हो। इतना इमरान खान साहब अपने आप को पोर्ट्रे करते रहे कि मुझे तो ज़रूरत ही किसी चीज़ की नहीं है, मुझे तो ज़रूरत ही किसी चीज़ की नहीं है, मैं तो यहाँ पर पता नहीं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं तो बस ये हूँ, मैं तो ये हूँ। तो हमें लगता था कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ह्यूमन एरर की वजह से सोचते थे कि यार शायद इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत ही होएगी। तो हमने ये सोचा कि यार ये खुद ही असम्बलियाँ तोड़ देगा, इनके अंदर इतना कोई होगा कि यार मैं हर ज़िमनी इलेक्शन हार रहा हूँ, मैं सेनेट में एतमाद का वोट खो चुका हूँ, अवाम मुझे गालियाँ निकाल रही है। आप ये देखें कि NA 249 में जवाद साहब बात करें, देखें वो हमारा और PMLN का जो मामला है वो हमने वेलकम कर लिया, रिकाउंटिंग होएगी, पीपल्स पार्टी नून लीग जीत जाएगी तो हम उनको मुबारकबाद दे देंगे, हमारा होगा तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें दे देंगे। वो मामला ये जो एक सीटों के ऊपर ना कमाल भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि उनके साथ चीटिंग हुई है, PTI के कैंडिडेट भी नाराज हैं। वो तो मैटर नहीं करते ना। जो नंबर 1 और नंबर 2 पर है, जो नंबर 1 और नंबर 2 पर हम उनकी बात कर लेना। इलेक्शन दुनिया को पता था, जो लोग जाफर साहब यहाँ पर चौधरी साहब जो हैं जो इलेक्शन पॉलिटिक्स करते हैं उनको पता था कि कोरोना है, ईद है, कौन जो टर्न आउट कम होना है। हर बंदे ने इलेक्शन डे जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, ये जो बंदा इलेक्शन लड़ता है उसको पता है जो इलेक्शन डे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी कैंपेन एक जगह, टीवी मीडिया एक जगह पर, और इलेक्शन डे एक जगह पे। जो वोटर अपना निकाल गया, जो कास्टिंग ज्यादा करवा गया वो जीत जाता है इलेक्शन डे वाले दिन। तो ये एक दिन था। मुस्लिम लीग नून कुछ और सोच रही थी, PSP कुछ और सोच रही थी, पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी थी, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शनिंग स्ट्रैटेजी जो पीपल्स पार्टी की थी वो कामयाब हो गई है। लेकिन 249 सीट जो है ना ये इस वक्त 2 पार्टीज के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए हमें ये नहीं इसको एक छोटे से इशू को हम इतना बड़ा बना दें। ये सीट इतनी अहम नहीं है कि PDM के सेकंड राउंड पर असरअंदाज हो सके। PDM का सेकंड राउंड होगा। देखिए हाँ, मैं समझता हूँ हमें अपना वसी दिल करना चाहिए। मुझे याद है मैं चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो के साथ बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि यार मुकाबला बहुत सख्त है, तो मैंने कहा कि हम जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा 1-to-1 फाइट है, मतलब बहुत क्लोज फाइट है। तो मैं तो दोनों स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हुई है कि अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो मैंने उनको भी मुबारकबाद देनी है, तो मैं तो उनको भी कहूँगा। जैसे मतलब हम इस तरह बात कर रहे थे, मतलब ये इस तरह का इलेक्शन था कि मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट था, एनीबडीज गेम थी, और ये लोग कह रहे हैं कि हम जीत गए। मतलब वो एक डिफरेंट चीज है, इसको हमें इतना बड़ा भड़काने का, आपस में लड़ने की इसमें बात नहीं होनी चाहिए। बट आपने सब ये कहा कि बिल्कुल हुकूमत गिरने वाली थी, अगर 15 दिन क्या हम सब्र कर लेते। किसने सब्र नहीं किया था? हम सब्र कर जाते। पीडीएम के अंदर ये एक इस्तीफों वाला इशू ना छिड़ता, जिसके लिए हम बहुत क्लियर थे। यही हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन थी कि हमें तो ये कहा गया था कि आप लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, जो कि कराची से शुरू होना था। ऑब्वियसली सिंध से हमने लॉन्ग मार्च लेकर निकलना था। सब लीडर्स ने, जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम सिंध से निकलेंगे, सिंध के साथ साउथ पंजाब से हम इनको रिसीव करते हुए फिर पंजाब, सेंट्रल पंजाब मोबिलाइज करते हुए हम सब के सब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हमारी तो ये स्ट्रेटजी थी। जब वहां पर गए तो उन्होंने क्लब कर दिया इस्तीफों के साथ। इस्तीफों के ऊपर पीपल्स पार्टी बहुत पहले से क्लियर थी कि हम इस्तीफे CC के अंदर हमने कहा था कि इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफे हमारी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। तो ये इन्होंने इस्तीफों के साथ क्लब कर दिया, हमें पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कर दिया गया, और फिर सारा मलबा उठा के पीपल्स पार्टी पे डाल दिया गया, जो कि पीपल्स पार्टी जो थी वो भी ये सोच रही थी कि हम जो है हमें इसके लिए
ओके, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस पीपल्स दिया है, पार्टी क्योंकि जो जो आपने स्ट्रेटजी थी वो बात की कामयाब हो है रही थी। गुलानी साहब, बिल्कुल यही बात मरीम नवाज का चुकी है, मगर वो दूसरे पैराए में। एंड चौधरी साहब आप इससे बात कर सकते हैं, वो उधर वापस जाएं अगर उसी टाइम पर जिस वक्त प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर। ये कह रहे हैं आप सब्र कर जाते, अभी आप ना बात लेते रेजिग्नेशन की और हुकूमत चली जाती। मरीम नवाज ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी पीछे ना हटती, रेजिग्नेशन दे देती, हुकूमत घर चली जाती। इट सीम्स लाइक कि दोनों ने ये इदराक कर लिया है कि हुकूमत नहीं जा सकी घर हमारी कोशिश के बावजूद। हम इस्तीफे देकर क्यों हुकूमत को भेजे? हमने तो उसको भेजने के लिए हम तो पहुंच चुके थे दरवाजे पर, उनके प्राइम मिनिस्टर को उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरा दिया हमने। मतलब Right. आपको ये लग रहा है कि जो सेनेट का इलेक्शन था वो इस्लामाबाद की सीट, वो इट वाज अ प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन, हाउस को डिवाइड होना था हाफ हाफ में। ठीक, तो फिर क्यों आपने इलेक्शन की रेजिग्नेशन की बात की उस वक्त? देखें, हम पहले दिन से ये कह रहे थे और हमारी ये सोच थी और आज भी है इस बात पे कि जब एक माकूल तादाद और अपोजिशन की इतनी बड़ी तादाद नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे, तो इतने ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन कराना किसी के बस में नहीं है और नहीं कराया जा सकता। पहला मरला कि हम कंपेन ऐसी चलाएं, माहौल ऐसा बनाएं, और उसमें हम कामयाब हैं, आज भी कामयाब है PDM, कि जो हुकूमत जो है उसका जवाब देने के लिए भी काबिल नहीं थी और हुकूमत एक्सपोज दोनों तरह से हुई। एक जो बयानिया हमारा था और दूसरा हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत को लाने वाले भी। अब रही बात इसके कि एक इख्तलाफ बना, इस्तीफे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर इख्तलाफ हुआ। पीपल्स पार्टी नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके बाद ये भी तो ज़रूरी नहीं था कि अगर एक नुक्ते पे आप इकट्ठे नहीं हो पाए तो दूसरे दिन अपोजिशन लीडर ऑफ द सेनेट के लिए हुकूमती अरकान को साथ मिला के अपोजिशन लीडरशिप जो है वो ली जाए। भी नहीं भेजना ठीक चाहिए है, था। देखिए ये आपके कहना है ना, जब आप इकट्ठे चल रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी वजाहत ही तलब करेंगे भी क्यों आपने ऐसा किया, तो और इसके अलावा क्या करना चाहिए था। लेकिन उस सारे को मैं कहता हूं फिर जो कारकुनान हैं सारी ओपोजिशन पार्टीज के और जो आम वोटर है पाकिस्तान का, वो फिर भी तवक्को रखता है, आज भी तवक्को रखता है कि इन सारी पार्टीज को मिल बैठना चाहिए। और मैं भी ये तवक्को रखता हूँ कि अब भी हमें आइंदा की स्ट्रेटेजी मिल बैठ के बनानी चाहिए और जहाँ कहीं कन्फ्यूजन है उसे दूर करना चाहिए, जिससे कोई हिकमत अमली की गलती हुई है उसे मानने में कि मुझसे ये गलती हुई है, कोई आर नहीं है, सियासत ऐसे ही होगी। पहले भी लीडर बैठे, अपनी गलतियों को माना, फिर आगे चले। दो बातें जो मेरे भाई अहमद जवाद साहब ने कही, एक तो हुकूमत बता रहे हैं बहुत स्टेबल है, वो इतनी स्टेबल है कि वो चीनी के जो लाइनें लगी हुई हैं वो इतनी तरतीब से लगाई हुई हैं, वहाँ जंगले भी हैं, वहाँ आपने रस्सियाँ भी बांधी हुई हैं और लोगों को सैकड़ों सैकड़ों लोग जो हैं वो लंबी लाइनों के अंदर इतनी स्टेबल है कि लाइनें बनाने में बहुत कामयाब है। ठीक है, चीनी सस्ती करने में कामयाब नहीं हो सकी, चीनी आम करने में कामयाब नहीं हो सकी। फिर हुकूमत इतनी कामयाब है कि सिविल इदारों के साथ मिलकर SOPs के ऊपर अमल नहीं करा सकी, उसके लिए फौज इन्हें लाना पड़ी है। हुकूमत इतनी कामयाब है कि तहरीक लब्बाइक का जो इशू ऐसा नहीं था जो सियासी जमातों को साथ मिल बैठ के चलाते तो वो हल कर सकते थे, उसको कैसे हल किया। वज़ीर आज़म रात को और तकरीर करते हैं, उनकी तकरीर के बाद वज़ीर दाखिला खसूसी जहाज़ के अंदर लाहौर तशरीफ़ ले जाते हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जबकि वज़ीर दाखिला और वज़ीर मजहबी अमूर कोट लखपत जेल में जाके मुलाकात कर रहे हैं। और सुबह फिर रात को वो सहरी के सुबह के वक़्त, फजर के वक़्त वो अपना एक वीडियो बयान दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि मामला तय हो गए, सबको रिहा कर देंगे। किसको रिहा कर देंगे? ठीक, मतलब ये कामयाबी, ये काम। फिर रही बात कि इमरान खान साहब का कहा अहमद जवाद साहब ने कि वो रोज नए से नए प्रोजेक्ट्स का जो है इफ्तिताह कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 3 साल में जो मुझे लगा, जिससे मैं मुतासर हुआ फरिया, वो उनका वो सुर्ख इशारे पे रुकना था। वो जो सीमेंटेड पिच बन रही थी इस्लामाबाद के कहीं मुजाफात में, वहाँ कैमरा मैन के साथ अकेले घूम के तस्वीर, कितना बड़ा देखे ना, सीमेंटेड पिच बन रही है, वो भी इस्लामाबाद में कि लोग क्रिकेट खेलेंगे। फिर वो पानी के एक डैम के पास भी गए। नहीं, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। और फिर वो G11 में जिस बाजार के पास गए, वो बाजार मेरी इतला के मुताबिक रमजान से पहले लगा था। एहसास प्रोग्राम के लिए वहाँ पे वो रेडियां तकसीम करनी थी। जाहिर बात है फैक्ट्रियां बंद हैं, लोगों के कारोबार ठप हैं, लोग दुकानें नहीं चला पा रहे, तो वो उनको ला के फुटपाथ पे बना दिया। और वो फुटपाथ भी कौन सा, दुनिया में कहीं फुटपाथ के ऊपर आप कहीं रेडी नहीं लगाते। G11 में फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट, वहां पे वो रेडियां लगा के वो वीडियो बनाई। इससे बड़ा कामयाब कौन सा प्रोग्राम होगा? वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। And welcome back.
बैक। अहमद जवाद साहब, कारकर्दगी का मसला तो अब एक है, जो कारकर्दगी कुछ तो चौधरी साहब ने गिनवा दी, कुछ आप बता दें, लेकिन ओवरऑल तासुर ये बन चुका है कि आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी आप लोगों ने कही थी कि होगी। प्रिया देखें, अगर इस वक्त पिछले 3 साल में स्टॉक एक्सचेंज अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो वाकई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। अगर इस वक्त डॉलर जो 170 पे था और जिसकी प्रेडिक्शन थी कि 200 पे जाएगा, वो 150 पे हम ले, तो वाकई ये भी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। अगर इस वक्त मसलसल 10वां महीना अगर चल रहा है जिसमें $2 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ये भी जाहिर है कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी नहीं है। बाजार का बता दें, जो क्वेश्चन उठाया कि क्या ये ठीक है नहीं है? क्या आपको इत्तला है वो जो प्राइम मिनिस्टर जिस बाजार में गए थे? नहीं, वो तो देखें, एक प्राइम मिनिस्टर अगर आवाम से किसी जगह का दौरा करना चाहता है तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अप्रिशिएट करना चाहिए चौधरी साहब आपको। देखें, जो SOPs फॉलो हो रहे हैं उसमें तो जाहिर है कि आजकल उस तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने और संडे वाले दिन माना जाए तो वो संडे वाले दिन, और मेरा ख्याल है वो इशू नहीं है, इट्स अ नॉन इशू। मुल्क के लिए लॉकडाउन है कि आज कारोबार बंद रहेंगे। संडे उस दिन तो समोसे, वो संडे का था, वर्किंग डे, इट वो संडे, संडे लॉकडाउन है, नोटिफिकेशन है, कोई बंदा कारोबार नहीं खोलेगा, लेकिन समोसे वाली रेडी रमजान में 11 बजे खुलेगी। किसी रेडी वाले ने अगर लगा दिया तो उस पर वो कोई ऑब्जेक्शन इतनी बड़ी नहीं है, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी भी जगह पे जा सकते हैं, वो अवाम के दरमियान भी जा सकते हैं, वो इस्लामाबाद का वैसे भी दौरा कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि वहाँ पे क्या इस वक्त सड़कों की सूरत हाल है। तो इसमें कोई ऐसा वो बड़ी बात नहीं है, किसी को पता नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी किस्म का नहीं है, अचानक फैसला हुआ और उसमें जाहिर है चंद लोग जो उनके साथ मेरे भाई अहमद जवाद साहब को नहीं पता, जो मरकजी रहनुमा है PTI के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में कहाँ जा रहे हैं, ये भी एक और मैं आपको जो है ना, जो जाफर भाई ने कहा कि SOPs जो है कोरोना की, उनको अमल दरामद कराने के लिए फ़ौज को बुलाना पड़ा। देखें, फ़ौज भी हुकूमत का ये इदारा है, और ये ज़हन में रखें कि कोरोना कोई मामूली थ्रेट नहीं है, और जब आप अपने हमसाया मुल्क में देखते हैं एक सूरत हाल है, आपका बॉर्डर उसके साथ है और इस बात की ख़बरें हैं कि वो वेरिएंट इधर भी आ गया है, तो आपको वो तमाम रिसोर्सेज जो मुल्क में मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि फ़ौज को बुलाना पड़ा SOPs के लिए, बजाय इसके कि हम एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हों कि जिसमें पूरा मुल्क सफ़र करे, तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं। TLP के हवाले से देखें, TLP इससे पहले भी 4 दफ़ा इस्लामाबाद आ चुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस दफ़ा इसको हैंडल किया गया है, पहला जो इंसिडेंट हुआ है विदिन 48 आवर्स, बल्कि 24 घंटे में तकरीबन तमाम रास्तों को खोल दिया गया था। उसके बाद मुज़ाकरात भी उनके साथ हो गए, और वो देखें, ये वो वाला धरना नहीं था कि जो PMLN के दौर में जब हुआ तो 1 महीने तक वो बैठे रहते फैजाबाद पे, और पिंडी इस्लामाबाद की पूरी लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो गई थी। इस दफा तो 2 दिन के बाद जो है, चाहे मुज़ाकरात हुए, चाहे उनके साथ आपने कानून का जो है उनको पूरा लाहौर के सिग्नल बंद कर दिए, कि 2 दिन के बाद वो मुज़ाकरात हो गए और वो मसला खत्म हो गया। गिलानी साहब भी कुछ कह रहे हैं। मूसा गिलानी साहब, आप क्या समझते हैं कि किसने PMLN की भी आपने हैंडलिंग देखी थी, PTI की भी देखी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि धरना जो देना है ना, वो ज़्यादा बेहतर था बजाय इसके कि जो इन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकली एक बहुत हैवक क्रिएट किया गया, मार कुटाई की गई, ऐसे लोगों को हीरोज बना दिया गया, जो कि इन्होंने खुद बनाया, इनके लिए हुआ है, इन्होंने खुद किया उनके लिए। और नहीं, जब पुलिस वालों को मारा गया, उनको उठा लिया गया, तो फिर रिएक्ट करना पड़ा इनिशियली। बिल्कुल ये, लेकिन ये सारा कुछ इनको पहले दे दी। क्या ये भूल गए थे? ये सो रहे थे कि 3 महीने इन्होंने सिर्फ हुकूमत, ये पता क्या करते हैं जो गवर्नमेंट है, ये चाह रही है वक्त गुजारें, बस आज का दिन गुजर जाए किसी तरीके से, कल की हम कल देखी जाएगी, कल तो जैसे कल की हम कल देखी जाएगी, आज किसी से वक्त टपाओ, ये इस तरह गुजारा कर रहे हैं। ये डेली वेजेस पे, ये डेली वेजेस पे ये हुकूमत डेली वेजेस पे काम कर रही है। इन्होंने वो रिजवी साहब ने, TLP वालों ने पहले धरना दिया कि हम 3 महीने बाद आएंगे। इन्होंने कहा अभी सो जाओ, 3 महीने बाद देखी जाएगी। असल में हुकूमत ये कहती है कि हमने तो देखना नहीं है ना, जिन्होंने देखना है वो खुद ही संभाल लेंगे, इनके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं है। ये कहते हैं हम तो बस फेस हैं, तो हमने तो बस जो बातें करनी है। इमरान खान साहब जितने वजीर उठा के देख लें, तकरीरें करनी है। फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री में थे तो वो दावे करते थे मैंने वेंटिलेटर बना दिया। अब शिबली फराज साहब ने कहा ये वेंटिलेटर नकारा है, किसी काम के नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि चांद हम देखेंगे, शिबली फराज आ गया, उसने कहा चांद देखना हमारा काम ही नहीं है। तो
ये सिर्फ बातें करते हैं गवर्नमेंट्स, ये सिर्फ बातें करते हैं कि हम टीवी पर अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कोई दो चार जुगते मार लें, हम अच्छे लग जाएं, हंसा दें लोगों को और घर चले जाएं। कल की कल देखी जाएगी, जब इलेक्शन होंगे, जब भी इलेक्शन होंगे मैंने अपनी पार्टी छोड़नी होगी तो मैं किसी और पार्टी में चला जाऊंगा। तो ये तो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, इनकी ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। अलग एनालिसिस किया है पीटीआई का, बट वेरी इंटरेस्टिंग। चौधरी साहब, आपको भी लग रहा है कि डेली वेजेस पे काम करिए गवर्नमेंट? प्रिया देखें, डेली वेजेस से ज़्यादा अगर हम ऑन वेरी सीरियस नोट, हुकूमत नाम की कोई चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। एक दिन एक बात करते हैं। टाइगर फोर्स का कितना शोर था पिछले साल, उस्मान डार साहब बढ़ चढ़ के बता रहे थे, ब्रीफिंग दे रहे थे, फिर यहाँ कन्वेंशन सेंटर में कन्वेंशन हो, आए किसी काम? संजीदगी नहीं है, काम का पता ही नहीं है, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म है। ये टाइगर फोर्स का तो बता दें, कैपेबिलिटी नहीं है। कोरोना में उन्हें हेल्प करनी थी, किधर है टाइगर फोर्स अभी? लेकिन टाइगर फोर्स का आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट के इदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन चाहिए होती है, वो आई थिंक मुमकिन नहीं थी। उसकी एक कोशिश की गई, मे बी इन फ्यूचर शायद उसको और बेहतर अंदाज में लॉन्च किया जाए, क्योंकि उसका असल मकसद ये था। अभी टाइगर फोर्स नहीं है? नहीं, मौजूद है टाइगर फोर्स, उसके ऊपर अब नहीं, अगर कोई काम हुआ तो फ्यूचर में हो जाएगा। एक कोशिश थी कि अगर गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर महंगाई के हवाले से अगर कोई इनपुट आ जाए, कोरोना के हवाले से प्लान किया गया था, तो एक फौरी तौर पे एक बड़ी आप फोर्स खड़ी करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। आइडिया अच्छा था, इंशाल्लाह फ्यूचर में किसी मौके पे। तो आपने ये बात मानी है कि इट वाज एन आइडिया, लेकिन वो अभी वो उस तरह से नहीं प्ले कर सकी अपना रोल जिस तरह से आपने कंसीव किया था। थैंक यू जेंटलमैन। हम एक रिकैप किया हमने कि अभी तक अपोजिशन का क्या किरदार रहा है, हुकूमत को किन किन मसाइल से दो चार होना पड़ा है, और अब आइंदा आने वाले दिनों में जब सेकेंड राउंड ऑफ पीडीएम कह रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर ईद, उसका कितना प्रेशर गवर्नमेंट पे होगा। लेकिन लगता ये है कि सबसे अहम मामला गवर्नमेंट की कारकर्दगी का ही है, वही सबसे बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।